तो नेक्स्ट चैप्टर है वर्क, एनर्जी, पावर एंड कोलिजन। चार चीजें हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। पहली चीज वर्क के बारे में स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप की कंडीशंस पे कितना वर्क होता है मैकेनिक्स के अंदर, वो हम स्टडी करेंगे। दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरी चीज हम लोग पढ़ रहे होंगे इसमें पावर के बारे में। पावर मतलब कितना वर्क पर सेकंड किया जा रहा है, उसको हम पावर बोलते हैं, तो पावर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी मशीन है उसकी इफिशिएंसी कितनी होती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लास्ट टॉपिक होगा फिर कोलिजन। दो चीजें आपस में टकराती हैं तो उसमें कौन सी चीज कंजर्व रहेगी, कौन सी चीज चेंज होगी, कितनी स्पीड से टक्कर के बाद में जो बॉडीज है वो मूव कर रही होंगी, इस टाइप की सारी चीजें हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वर्क। वर्क का मतलब क्या होता है मैकेनिक्स के अंदर? मैकेनिक्स में वर्क बोला जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को। अगर आप किसी भी बॉडी पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उससे अगर उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि कुछ वर्क किया जा रहा है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपको देखना है, या जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन में आपने कितना फोर्स लगाया है वो देखा जाएगा। फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे अपने पास क्या आएगा, वर्क निकल के आएगा, जिसको हम मैकेनिकल वर्क बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये कोई दीवार है और इस दीवार को आप धक्का मार रहे हो और धक्का मारने से मान लो ये दीवार हिल भी नहीं रही है, तो क्या आपने कोई वर्क किया है यहाँ पे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स तो लगाया गया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन क्या माना जाएगा? जीरो। ठीक है, लेकिन मान लो कि कोई ब्लॉक है जिसके ऊपर आप कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो। अगर आप इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, अगर आप इस ब्लॉक के ऊपर सरफेस के अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई करोगे तो और मान लो इस फोर्स की वजह से ब्लॉक यहां से मान लो यहां तक पहुंच जाता है तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। यहाँ पे यहां से यहां तक पहुंच गया ब्लॉक, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको एस मान लेते हैं। तो ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है इनका जो मल्टीप्लीकेशन है इसी को हम क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उससे किसी थीटा एंगल पे लगाया गया हो। जैसे यही वाला केस ले लेते हैं, बस इसमें चेंज ये कर रहा हूं मैं कि जो फोर्स है वो इस बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लगा के हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पे लगा दिया आपने। ये मान लो फोर्स हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे लगाया जा रहा है। अब जो ब्लॉक है वो मूव तो करेगा इससे, क्योंकि फोर्स का एक कंपोनेंट इसको आगे लेके जाएगा। तो मान लो ये यहां तक पहुंच गया, कुछ टाइम बाद में ये यहां पहुंच गया और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस के बराबर है। तो इस सिचुएशन में वर्क कितना होगा? तो वर्क के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है W इक्वल टू फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो फोर्स के दो कंपोनेंट कर लो, एक कंपोनेंट तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में यानी कि सरफेस के अलोंग आएगा जो कि होगा F cos थीटा। क्या होगा वो? F cos थीटा। और दूसरा वाला कंपोनेंट F sin थीटा। ये दो अलग अलग कंपोनेंट्स हमने कर लिए, F cos थीटा और F sin थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसको आगे लेके जा रहा है, तो वर्क डन होगा F cos थीटा इनटू S के बराबर। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है फॉर्मूले को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, W इक्वल टू F डॉट S, क्योंकि जब आप डॉट प्रोडक्ट हटाते हो तो हमेशा cos थीटा आता है फॉर्मूले में, तो इसको आप W यानी वर्क डन इक्वल टू F डॉट S भी लिख सकते हो। ठीक है, कई बार क्या होगा कि आपको जो फोर्स है वो वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा I कैप J कैप K कैप की टर्म्स में, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी आपको ये I कैप J कैप K कैप की टर्म्स में दे रखा होगा वेक्टर फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है और उससे हमारे पास में वर्क डन निकल के आएगा कि कितना वर्क हुआ। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों वेक्टर का आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे, इससे क्या निकल के आएगा अपने पास, वर्क डन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, बताओ सोच के। यहां पे देखो वर्क डन किसके बराबर लिखा जा रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट S। फोर्स यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब भी आप दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करते हो, डॉट प्रोडक्ट जब भी किया जाएगा तो हमेशा आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, यानी कि वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क, एनर्जी, पावर ये तीनों ही स्केलर क्वांटिटीज होती है। ठीक है जी, तो वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। अब जो वर्क डन है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे तो डिपेंड करेगा ही। इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो कि वो थीटा पे भी डिपेंड कर रहा होगा। इसका मतलब थीटा के अकॉर्डिंग जो फोर्स की वैल्यू है वो चेंज हो रही होगी। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी है मान लो, तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो वर्क डन उस केस में होगा पॉजिटिव। पहला केस ये हो सकता है कि थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इन केस अगर
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है थीटा, अगर वो 90 डिग्री से बड़ा है तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़े एंगल के लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है। 90 से 180 के बीच में cos फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, उसके लिए जरूरी कंडीशन क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो, थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो cos 90 कितना होता है, 0, यानी कि वर्क डन होगा 0। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि इस ब्लॉक के ऊपर आप आगे धक्का मार के इसको आगे लेके जा रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, जो 90 से कम है, तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हो, मान लो कोई वेट है उसको आप लिफ्ट कर रहे हो, तो लिफ्ट करते टाइम पे हम फोर्स ऊपर लगा रहे होते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में भी वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन उसी वेट को अगर आप नीचे वापस धीरे धीरे रख रहे हो, तो इस बार आपने फोर्स किधर लगा रखा है, ऊपर की तरफ। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो तेजी से नीचे गिरेगा, तो वो धीरे धीरे नीचे लेके जा रहे हो, इसका मतलब आपने फोर्स ऊपर की तरफ लगा के उसको पकड़ा हुआ है ताकि वो तेजी से नीचे नहीं गिरे। तो अगर आप फोर्स ऊपर लगा रहे हो और उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे कर रहे हो धीरे धीरे, है ना, फोर्स तो आपने किधर लगा रखा है, ऊपर। समझ रहे हो ये बात? ये मत सोचो कि सर वो तो नीचे जा रहा है तो फोर्स नीचे लग रहा होगा, नेट फोर्स नीचे लग रहा है, mg नीचे, आपने जो फोर्स लगा रखा है वो ऊपर, लेकिन आपने जो ऊपर फोर्स लगाया वो mg से थोड़ा सा कम है, इसलिए वो नेट फोर्स तो नीचे लगा ना, इसलिए वो नीचे जा रहा है। तो आपने फोर्स किधर लगाया, ऊपर की तरफ लगा रखा है, जब इसको नीचे धीरे धीरे रख रहे हो, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री बन गया, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, इसलिए आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, यानी कि वर्क डन विल बी नेगेटिव। ठीक है। थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या होगा, 0। जैसे कुली है और वो कोई सामान लेके जा रहा है किसी रोड के ऊपर, तो जब वो आगे जा रहा होगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो रोड के अलोंग हो रहा होगा। अब उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, और उसके अपोजिट उसने जो लिफ्ट फोर्स है वो ऊपर लगा रखा होगा ताकि वो एक ही जगह स्टेबल रहे। तो जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच का एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो कुली के थ्रू जो वर्क होगा वो कितना होगा, 0। किसके अपोजिट, ग्रेविटी के अपोजिट। फ्रिक्शन के अपोजिट तो वो वर्क कर ही रहा है, फ्रिक्शन के अपोजिट जब वो चल के जाएगा किसी भी डिस्टेंस को कवर करेगा, उसके अपोजिट वो वर्क कर रहा है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अपोजिट किया गया वर्क क्या माना जाएगा, उसका 0 माना जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये कुछ स्पेशल केस मैंने आपको बताए हैं, सिंपल सी चीज है एकदम। ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट करके वर्क डन कैलकुलेट कर लो। अगर आपको फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपको अलग से दे रखा है तो एफ एस कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, और अगर ये बोला कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो सीधा ही थीटा 0 मान के cos 0 1 बन जाएगा, सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। इसके बाद में फिर कई बार क्या होगा कि एक वेरिएबल फोर्स आपको दे रखा होगा कि फोर्स यहाँ पे वेरी कर रहा है। अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तब तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होगा कि एक वेरिएबल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे होंगे, किसी ऑब्जेक्ट को मान लो खिसकाना है, तो कभी ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, कभी कम फोर्स लगा रहे हो और उसको खिसका के लेके जा रहे हो। तो अगर आपको वर्क कैलकुलेट करना है तो उस कंडीशन में कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी इंस्टेंट पे आपने कितना फोर्स अप्लाई किया, उससे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर उनको मल्टीप्लाई करोगे, फिर उससे सॉल्व करना पड़ेगा। एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, और ए से बी तक मैं किसी ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा हूं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मुझे किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाना है। ठीक है, अब जब मैं ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा हूं ए से बी तक, तो अलग अलग इंस्टेंट पे जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो कंटिन्यूअसली मान लो चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैंने फोर्स अलग लगाया, यहाँ पे अलग लगाया, यहाँ पे अलग लगाया, इस तरीके से। मान लो किसी पॉइंट पे आप देख रहे हो, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो मान लो इधर लगाया जा रहा है। ठीक है, और हर एक इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू बदल रही है, डायरेक्शन भी बदल रही है। मान लो अभी जो फोर्स है और फोर्स इधर लगा रहे हो, लेकिन उसका एक कंपोनेंट इसको इधर लेके जा रहा होगा, तो हम इधर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी बात करेंगे। इधर मान लो इसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ ds, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल मान लो थीटा। तो ये जो आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है इस फोर्स के थ्रू, इस वर्क को हम कैलकुलेट करेंगे और इसको लिखेंगे dw, जो कि बराबर होगा f डॉट ds के। किसके बराबर होगा, f डॉट ds। ये सिर्फ इस इंस्टेंट पे किया गया वर्क है, टोटल वर्क नहीं आया अभी अपने पास। हमने ये देखा कि किसी इंस्टेंट पे
हमने इतना फोर्स लगा रखा है, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल है थीटा। तो एफ डॉट ds करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ इतने से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अभी बताया था ये फॉर्मूला वही है। लेकिन अगर हमें पूछे कि ए से बी तक हमें ऑब्जेक्ट को लेके जाना है तो बताओ टोटल वर्क कितना हुआ। तो टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि आप ऐसे छोटे छोटे अगर डिस्प्लेसमेंट करते जाओगे और हर एक डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क कैलकुलेट करोगे और सबको ऐड करोगे तो इसी मेथड का नाम होता है इंटीग्रेशन। क्योंकि आप छोटे छोटे कितने डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो ए से बी तक, इनफाइनेट। फिर छोटे छोटे इनफाइनेट डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, ऐसे आगे 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 इस तरीके से बी तक पहुंच जाएंगे। इनफाइनेट चीजों को जब भी ऐड करना हो तो उसके लिए हमेशा इंटीग्रेशन मेथड यूज करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, उससे हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क। और लिमिट क्या लगाएंगे, ए से बी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कहां से कहां तक लेके जाना है, ए से बी तक लेके जाना है। ठीक है। हो सकता है कि आपको ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, जैसे जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1 और z1, और जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है मान लो x2 y2 z2। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचाना है इसको। तो बताओ वर्क कितना होगा। तो फॉर्मूला तो ये लगाना है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखना है। आपको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दे दिया ना इसने, तो जो फोर्स है वो भी आपको एक एक्स वाई जेड के फंक्शन की फॉर्म में गिवन होगा, और फिर आपको वर्क कैलकुलेट करवाएगा। तो क्या करना है उसमें, वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम तीनों डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में आपको यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे ना, एक्स वाई जेड, इसका मतलब तीनों डायरेक्शन में कुछ कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा इसका। तो तीनों डायरेक्शन में अलग अलग वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग अलग, वाई एक्सिस के अलोंग अलग और जेड एक्सिस के अलोंग अलग, फिर सबको ऐड कर लेंगे तो टोटल वर्क आएगा अपने पास। ठीक है। वर्क को सीधा ही ऐड करेंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अगर कोई वर्क नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव सिंबल के साथ ऐड करेंगे, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सिंबल के साथ में ऐड करेंगे। अब एक्स एक्सिस के अलोंग वर्क कितना होगा, तो वो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला तो ये लगेगा, एफ डॉट डी एक्स। डी एक्स क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग जो मूव करने में वर्क हुआ ना ऑब्जेक्ट को, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और फोर्स भी कौन सा लेना पड़ेगा, जो एक्स एक्सिस के अलोंग आपने लगाया होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे फोर्स आपको दे रखा है F इक्वल टू एफ एक्स आई केप प्लस एफ वाई जे केप प्लस एफ जेड के केप। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमने कितना फोर्स अप्लाई किया, एफ एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग एफ वाई, जेड एक्सिस के अलोंग एफ जेड। तो तीनों डायरेक्शन में जब आप वर्क कैलकुलेट करोगे अलग अलग, तो आपको यहां पे जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग कितना वर्क हुआ वो कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स डॉट डी एक्स। अब ये डॉट हटा के भी आप लिख सकते हो, क्योंकि फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस के अलोंग देख रहे हो, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो अगर आप इसको हटा के लिखोगे एफ एक्स डॉट डी एक्स को, तो ये लिखा जाएगा एफ एक्स डी एक्स कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है, 1। तो सिंपल इसको एफ एक्स डी एक्स ही लिख देते हैं हम लोग। क्या लिख देते हैं, एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि जब आप डॉट प्रोडक्ट हटा के cos थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो थीटा तो 0 ही पुट करना है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग दोनों चीजें देखी जा रही है, इसलिए वो टर्म cos 0 1 बन जाएगी, इसलिए उसको लिखते नहीं है। फिर कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग x1 से x2 तक। जो x कोऑर्डिनेट है पहले पॉइंट का वो है x1 और फाइनल पॉइंट का है x2, तो x1 से x2 तक लेके जाना है x एक्सिस के अलोंग। तो ये x एक्सिस के अलोंग किया गया वर्क आ जाएगा इससे। अब वो डायग्राम तो बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं ये बता रहा था कि वर्क डन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग कितना होगा, तो उसको डायरेक्टली लिखेंगे। जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग वर्क कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, x1 से x2 की लिमिट लगानी है और क्या लिखना है, एफ एक्स डी एक्स लिखना है। ऐसे ही वाई एक्सिस के अलोंग अगर आपको वर्क कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, y1 से y2 की लिमिट लगाएंगे और एफ वाई dy लिखेंगे। इसी तरीके से z एक्सिस के अलोंग अगर आपको टोटल वर्क कैलकुलेट करना है तो z1 से z2 की लिमिट लगानी है, एफ जेड डी जेड लिख देंगे। तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, आसान है एकदम, कर लेंगे ऐसे। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट फिर वर्क डन या वर्क कैलकुलेशन बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। कई बार आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ दे रखा होगा और आपको वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। इससे भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने फोर्स को लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट को लिया हुआ है
एक्स लिख देता हूं इसको। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर इनके बीच में आपको कोई भी ग्राफ दे रखा हो, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ दे रखा, मान लो ऐसे दे दिया ग्राफ, ठीक है, तो इस ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा, कौन सा एरिया, ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन। जितना भी वर्क होगा ना वो इस एरिया से रिप्रेजेंट होगा। कौन सा एरिया लेना है, लेकिन हमेशा याद रखो ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच का एरिया लेना है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ये कर सकता है कि यहाँ पे फोर्स दे रखा हो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो, तो फिर आपको ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच का उधर वाला एरिया लेना पड़ेगा। तो ये ध्यान दे लेना कि भी फोर्स किधर लिया है और डिस्प्लेसमेंट किधर लिया है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब ये जो ग्राफ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसके नीचे का एरिया आपको देखना है जो हमेशा वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। हो सकता है कि कोई ग्राफ ऐसा बन रहा हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखा रखा हो आपको, कैसा भी हो सकता है ग्राफ। तो अब आप देख सकते हो कि इसमें कुछ पोर्शन तो पॉजिटिव वाली साइड में है और कुछ पोर्शन यहाँ पे नेगेटिव वाली साइड में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो एरिया है जिससे हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाला जो वर्क होगा ये पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिखा जाएगा, लेकिन नीचे वाला जो एरिया है वो नेगेटिव वाली साइड में है, तो वो नेगेटिव वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो टोटल वर्क डन होगा उसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों एरियाज को पॉजिटिव सिंबल के साथ में ऐड करना है और इस एरिया को नेगेटिव सिंबल के साथ में ऐड करना है, तब जाके अपने पास टोटल वर्क डन निकल के आएगा। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ दे रखा हो तो ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। और आपको क्या करना है, सिंपली ग्राफ और जो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है उनके बीच का एरिया कैलकुलेट कर लो। सिंपल सी स्ट्रक्चर कोई दे रखी होगी, कोई रेक्टेंगल कोई ट्रायंगल, इस टाइप का ही कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। टेढ़ा मेढ़ा आपको ग्राफ नहीं दे रखा होगा क्योंकि इसमें एरिया फाइंड नहीं कर सकते, तो आपको ऐसा कोई ग्राफ मिलेगा तो उसमें एरिया फाइंड कर लो। पॉजिटिव वाले एरिया को पॉजिटिव सिंबल के साथ, नेगेटिव वाले एरिया को नेगेटिव सिंबल के साथ में ऐड करना है, तब जाके अपने पास टोटल वर्क निकल के आएगा। तो ऐसा करना पड़ेगा, फिर कर लेंगे ऐसे, बिल्कुल आसान है ये, ठीक है। इसके बाद में ये टर्म हम कई बार यूज करते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स वो वाला फोर्स होता है जिसके थ्रू किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल, मान लो कि किसी सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और मान लो आप इसको लिफ्ट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इसको उठा रहे हो, ठीक है, इसको उठाया जा रहा मान लो, तो मान लो इसको उठा के आप यहां तक लेके जा रहे हो, इस ऊंचाई तक, तो आप चाहे सीधे सीधे इसको उठाओ, ये इसको घुमा फिरा के ऐसे करके उठाओ, ये ऐसे ऐसे करके उठाओ, जब ये इस हाइट पे पहुंचेगा तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो सेम ही होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूअसली नीचे लग रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो ऊपर की तरफ हो रहा होगा। अब कोई भी रास्ता चूज कर लो यहां से यहां तक, डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखा जाता है। अगर आप यहां से यहां तक जाते हो और मान लो सीधा इसको लिफ्ट करते हो, तो मान लो आपने 2 मीटर ऊपर उठाया इसको, आप इस रास्ते से जाते हो तो इस रास्ते की लंबाई तो ज्यादा है लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम है, तो इनके बीच का जो सीधा डिस्टेंस है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं वो तो सेम ही हुआ, 2 मीटर। अब ये रास्ता कितना भी लंबा हो उससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो इनिशियल और फाइनल इन दोनों पॉइंट से मतलब होता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके थ्रू जो वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं डिपेंड करेगा, है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वो फोर्स जिसके थ्रू किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसे फोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे एक ब्लॉक है, उसको किसी रफ सरफेस पे आप घसीट के लेके जा रहे हो, तो अगर आप छोटे रास्ते से लेके जाओगे तो आपको कम वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि छोटे रास्ते से फ्रिक्शन आपको कम मिलेगा। भाई आप मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको किसी सरफेस पे आप 1 मीटर घसीटते हो तो आपको वर्क अलग करना पड़ेगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए। और अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वही है लेकिन आप किसी दूसरे रास्ते से उसको लेके जाते हो, ये ए पॉइंट है मान लो, ये बी पॉइंट है, पहले आप इसको सीधा लेके गए घसीट के, अब आप इसको ऐसे लेके जा रहे हो, कि इस कंडीशन में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा फ्रिक्शन के अपोजिट, क्योंकि कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन तो लग ही रहा होगा। इसमें ये नहीं बोल सकते कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो वर्क डन सेम होगा। फ्रिक्शन के अपोजिट जो वर्क होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि बड़ा रास्ता मतलब ज्यादा देर के लिए फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हुआ तो जो वर्क डन है वो ज्यादा होगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ऐसे एक और होता है लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं।
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में छोड़ा जाता है ना, तो लिक्विड में जब वो जा रहा होता है तो लिक्विड की जो लेयर्स है या लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना, फ्रिक्शन फोर्स की तरह ही, उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल है। इनके थ्रू जो वर्क होगा वो हमेशा पाथ पे डिपेंड करेगा, याद रखना है। फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, इनके थ्रू किया गया वर्क यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड करेगा। पाथ बदलोगे तो जो वर्क डन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। ए गर्ल इज कैरिंग ए स्कूल बैग ऑफ 4 किलोग्राम मास ऑन हर बैक एंड climbs up a hill of height 500 meter in 20 minutes. The work done against the gravity is. एक पहाड़ी के ऊपर एक बच्ची है, उसको चढ़ना है, एक गर्ल है, उसको पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है, ये मान लो गर्ल, ठीक है। एक बैग भी लटका रखा है इसने, ये लो जी बैग हो गया इसका, ठीक है। अब इसको ऊपर चढ़ना है और कितनी ऊंचाई पे जाना है, इसको 500 मीटर ऊंचाई पे जाना है। यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई है 500 मीटर के बराबर, टॉप पे पहुंचना है भाई इसको। इसको टाइम लगेगा 20 मिनट का, यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो 20 मिनट का टाइम लग रहा है। तो बताओ ग्रेविटी के अपोजिट इसने कितना वर्क किया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा होगा बताओ, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। बैग का मास दे रखा है, इसका खुद का मास नहीं दे रखा, तो खुद का मास नहीं दे रखा तो सिर्फ इस बैग को पहुंचाने में जो वर्क होगा वही हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो वो जो फोर्स बैग के ऊपर नीचे लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो होगा 4 इंटू जी यानी कि 4 इंटू 10 यानी कि 40 न्यूटन के बराबर। तो उतना ही फोर्स इसको ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा भाई, जितना फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स बैग के ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है उतना फोर्स इसको ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, तब जाके ये ऊपर पहुंचा पाएगी इसको। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 500 मीटर। ये किसी भी रास्ते से जाए, टेढ़े मेढ़े किसी भी रास्ते से जाए, इसका डिस्प्लेसमेंट तो 500 मीटर ही माना जाएगा। इनिशियल पॉइंट ग्राउंड लेवल पे है, फाइनल पॉइंट 500 मीटर हाइट पे है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वर्टिकल डायरेक्शन में 500 मीटर। तो बताओ वर्क डन कितना होगा, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाया 40 न्यूटन के बराबर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 500 मीटर, तो बताओ कितना वर्क हुआ 20,000 जूल के बराबर, ठीक है। तो ये अपना वर्क डन आ गया, आया समझ में। तो इतना वर्क इसको करना पड़ा इस बैग को ग्राउंड लेवल से 500 मीटर हाइट तक पहुंचाने के लिए। यहां पे टाइम भी दे रखा है, इसका क्या रोल है यहाँ पे, तो टाइम का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जब भी आप वर्क कैलकुलेट करते हो तो उसमें टाइम का कोई लेना देना नहीं होता है, टाइम से कोई लिंक नहीं है। ये चाहे 5 घंटे में टॉप पे पहुंचे या 1 घंटे में टॉप पे पहुंचे, वर्क डन सेम ही होगा। वर्क डन टाइम पे डिपेंड नहीं करता है ना। अच्छा, वर्क की यूनिट क्या होती है जूल। एक छोटी यूनिट भी होती है अर्ग। जो सीजीएस सिस्टम है, अगर सीजीएस सिस्टम में आप वर्क को कैलकुलेट कर रहे हो तो उसको अर्ग में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वर्क की 2 यूनिट होती है जूल, एक तो ऐसा यूनिट तो जूल होती है, और 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग के, ठीक है। ये इसकी छोटी यूनिट है जो सीजीएस सिस्टम में यूज की जाती है। तो अगर इनकेस किसी क्वेश्चन में आपको अर्ग में वर्क डन दे रखा हो तो उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग के बराबर है, तो अर्ग में दे रखा हो तो 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करेंगे फिर, या 10⁻⁷ से डिवाइड करेंगे, ऐसा बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आपको याद रखना है, इस तरीके से कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए फोर्स F इक्वल टू 5ik प्लस 6jk माइनस 4kk एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ S इक्वल टू 6ik प्लस 5kk, वर्क डन बाय द फोर्स इज। तो देखो यहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर फॉर्म में गिवन है, कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है और वेक्टर फॉर्म में गिवन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए जो डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, वो आपको यूज करना है, ठीक है। F की वैल्यू क्या है यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये है 5ik प्लस 6jk माइनस 4kk, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ, जो कि दे रखा है 6ik प्लस 5kk, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हो i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है। इसके अलावा i डॉट j 0 होगा, j डॉट k भी 0 होगा और i डॉट k भी 0 होगा। तो सिर्फ i वाले टर्म को i वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 इंटू 6 क्या आएगा 30, i डॉट i 1 बन जाएगा। फिर jk वाली कोई टर्म नहीं है, तो इनको जब jk वाले टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बन जाएगा, तो इसको छोड़ दो।
4 के केप को 5 के केप से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 4 इंटू 5 यानी कि माइनस का 20, क्योंकि ये माइनस में है यहाँ पे, तो माइनस का 20 और के केप डॉट के केप 1 बन जाएगा। तो आंसर क्या आया? 10 जूल, यानी कि जो टोटल वर्क होगा वो 10 जूल के बराबर होगा। तो फोर्स दे रखा होता है न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट दे रखा होता है मीटर में, तो आंसर किस में निकल के आता है? जूल में आता है। तो अभी तो हमको क्योंकि यूनिट नहीं बता रखी इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे 10 यूनिट्स। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। भाई यूनिट सिस्टम तो कोई भी यूज कर सकते हैं ना, अपन एसआई सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, सीजीएस सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा अपने पास, यूनिट उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए फोर्स F इक्वल टू 20 प्लस 10y एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन y डायरेक्शन वेयर F इज इन न्यूटन एंड y इज इन मीटर। वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 मीटर इज। जो पार्टिकल है उसको y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 मीटर पे लेके जाना है। पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो y एक्सिस के अलोंग लग रहा है और उसकी वैल्यू दे रखी है 20 प्लस 10y के बराबर, ये फोर्स की वैल्यू दे रखी है। और आपको पूछा है कि जब हम पार्टिकल को 0 से लेके 1 मीटर तक y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करेंगे तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपको फोर्स दे रखा है y के फंक्शन की फॉर्म में, यानी कि y एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? y एक्सिस के अलोंग हो रहा है। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? W इक्वल टू इंटीग्रेशन f dy। और जब आप y इक्वल टू 0 से 1 तक पार्टिकल को डिस्प्लेस करोगे तो जो टोटल वर्क होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे इंटीग्रेशन करके लिमिट्स लगा देंगे 0 टू 1। तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। अब फोर्स की वैल्यू क्या दे रखी है बताओ? ये दे रखी है 20 प्लस 10y के बराबर। तो क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन देखो 20 का इंटीग्रेशन होगा 20y के रेस्पेक्ट में करना है और 10y का होगा 10 इंटू y का हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2। ठीक है, 0 से 1 की लिमिट लगानी है। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा 20 प्लस 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 5, क्योंकि ये 10 बाई 2 ये 5 बनेगा, 5 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 5 ही आएगा सॉल्व करने पे। और लोअर लिमिट पुट करोगे दोनों में तो ये 0 0 बनेंगे, तो उसको छोड़ दो। चाहे ये जो अपने पास फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा 25 जूल, यानी कि जो वर्क हमको करना पड़ेगा वो 25 जूल के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 3 टू -1। देखो ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको फर्स्ट पॉइंट के 3 2 और -1, और सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 2 -1 और 4 इन ए फोर्स फील्ड गिवन बाय F इक्वल टू 4i के माइनस 3j के प्लस 2k के। अब आपको फोर्स दे रखा है i केप j केप k केप की टर्म्स में, यह है 4i केप माइनस 3j केप प्लस 2k केप। और जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। जो इनिशियल पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 3, 2, -1, और जो फाइनल पॉइंट है इसको मैं a पॉइंट बोल देता हूं, और जो फाइनल पॉइंट है b मान लेते हैं उसको, उसके कोऑर्डिनेट है 2, -1, 4। ये आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब हमें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, इसमें हमें कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है, हमको तो चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ताकि हम वर्क कैलकुलेट कर पाए। तो अगर आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इजीली फाइंड कर सकते हो। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो बराबर होता है हमेशा फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी कि बी पॉइंट यहाँ पे फाइनल पॉइंट है तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो कोऑर्डिनेट अगर आपको दे रखे हो तो उससे पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मुझे फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है आर ए वेक्टर। ठीक है, आर से हम पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा आर ए। और इसको लिखने का तरीका है, ये जो भी आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इनको आई केप जे केप के केप से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करके लिख दो। जैसे लिखेंगे 3i केप प्लस 2j केप माइनस k केप। और इसी तरीके से जो सेकंड पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जाएगा? 2i केप माइनस j केप प्लस 4k केप। इस तरीके से लिखना है। तो ये पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग हमने, मतलब कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हमने पोजीशन वेक्टर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है जी, अब आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर लेना है इससे।
आर बी माइनस आर ए, मतलब फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो इसमें से ये माइनस करना है, तो 2 में से 3 माइनस करोगे, माइनस का आई के बचेगा, ये माइनस का जे के पे माइनस करना है 2 जे के, तो ये आएगा माइनस का 3 जे के, इधर 4 के कैप है, इसमें से माइनस करना है माइनस का के कैप, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर ये 5 के कैप बन जाएगा। मैंने क्या किया यहाँ पे आर बी माइनस आर ए किया है, इसमें से ये माइनस किया, तो आई वाली टर्म को आई के साथ माइनस करो, जे वाली टर्म को जे के साथ माइनस करो, के वाली टर्म को के साथ माइनस करो, ये आंसर आएगा। अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आ गया और फोर्स वेक्टर भी दे रखा है, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, एफ डॉट एस वाला फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल। अब कर दो इनका डॉट प्रोडक्ट, आंसर आ जाएगा। पहले मैं लिख देता हूं 4 आई के माइनस 3 जे के प्लस 2 के के, और इसका डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा माइनस आई के माइनस 3 जे के प्लस 5 के के। डॉट प्रोडक्ट में आपको याद रखना है आई वाली टर्म को आई वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 इंटू -1 यानी कि माइनस का 4 आएगा, जे वाली टर्म को जे वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर आएगा प्लस का 9, और के वाली टर्म को के वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का 10। बताओ आंसर क्या आएगा, 15 आएगा, तो ये आएगा 15 जूल। ठीक है, तो 15 जूल अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए 15 किलोग्राम बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज। ये कहना ये चाह रहा है कि एक बॉडी है जिसके ऊपर हम कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये कोई बॉडी है मान लो, और इसका मास दे रखा है 15 किलोग्राम, मास कितना है इसका 15 किलोग्राम, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ मान लो, और इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाई किया। कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ये जो फोर्स है ये क्या करेगा, इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन मास 5/15, ये आएगा 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होगा बॉडी के अंदर। अब शुरुआत में ये रेस्ट में थी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 0, एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया जो कि कांस्टेंट है। तो आप इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हो, किसके लिए, इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए, क्योंकि जब तक आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं पता चलेगा तब तक हम वर्क कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। फोर्स तो दे ही दिया इसने, हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और कितने टाइम के अंदर, इसने बोला कि पहले 1 सेकेंड के अंदर कितना वर्क हुआ वो बताओ, यानी कि टाइम भी इसने दे दिया, कितना लेना है टाइम, 1 सेकेंड का ड्यूरेशन लेना है, यहां से यहां तक पहुंच जाता है पार्टिकल। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एस को हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए बताओ, सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा देते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू 0 लेनी है, एक्सेलरेशन 1/3 लेना है, और टाइम की वैल्यू 1 लेनी है। तो आंसर क्या आएगा, एस इक्वल टू 1/6, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। हमें पूछा वर्क डन कितना होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये माना जाएगा। थीटा गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो उसको 0 ही लेना है आपको। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल नहीं दे रखा हो तो उसको 0 डिग्री मानते हैं। तो एफ एस कॉस थीटा होता है, वैसे तो फॉर्मूला कॉस 0 डिग्री को मैंने 1 मान लिया, इसलिए उसको लिखा नहीं है। तो फोर्स हो गया 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो गया 1/6 मीटर, है ना, तो आंसर आ गया 5/6 जूल के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आया समझ में, अच्छा क्वेश्चन है ये, बिना पेन चलाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, पहले समझते हैं क्या बोल रहा है ये। क्वेश्चन दे रखा है, ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल इज। यहाँ पे किसी एक टावर से किसी बॉल को गिराया जा रहा है, ये कोई टावर है, यहां से किसी बॉल को गिराया, तो पहले 1 सेकंड में जो वर्क होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, अगले 1 सेकंड में जो वर्क होगा और अगले 1 सेकंड में जो वर्क होगा, यानी फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड में जो वर्क हो रहा है उनका रेशियो आपको पूछा जा रहा है। अब याद करो, जब भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और उस पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है, यहां पे कौन सा एक्सेलरेशन काम करेगा, इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी ये केस आपको दिख जाए, इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो याद रखना है कि जो पार्टिकल है वो इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंसेस कवर करेगा शुरू से, उनका रेशियो होगा 1, 3, 5, 7, 9, ऑड वैल्यूज आएंगे हमेशा।
जैसे S1, S2, S3, है ना, एंड सो ऑन। ये जो डिस्प्लेसमेंट होंगे पहले 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में और अगले 1 सेकंड में, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड में उनका रेशियो कितना होगा? 1:3:5। ठीक है, और आगे इसी तरीके से और लिखना हो तो फिर 9 आएगा, फिर इस तरीके से, सॉरी 7 आएगा, फिर 9 आएगा, इस तरीके से ऑड वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट हमको याद होना चाहिए इसमें, अदरवाइज काफी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। पहले 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है वो फाइंड करोगे, फिर उससे अगले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो फाइंड करोगे, क्योंकि हमें रेशो पूछा जा रहा है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ रेशो पता होना चाहिए। अब इसने बोला कि पहले 1 सेकंड में, दूसरे 1 सेकंड में और तीसरे 1 सेकंड में जो जो वर्क हुआ उनका रेशो बताओ, यानी कि W1 रेशो W2 रेशो W3 आपको पूछा जा रहा है। अब वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर? mg लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट मान लो s हो रहा है तो mg इंटू एस, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, फोर्स भी नीचे है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो cos 0 कितना आएगा? 1। तो उसको छोड़ देते हैं, ये अपने पास में वर्क का फॉर्मूला आ गया। अब आपको जब वर्क डन कैलकुलेट करना है रेशो में, तो आप देख लो कि m और g की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी इस पार्टिकल के लिए। अगर इसका मास m है तो m कांस्टेंट है, यहाँ पे g की वैल्यू कांस्टेंट है, तो वर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भी फोर्स तो यहाँ पे बदल ही नहीं रहा है, तो वर्क डन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट के। तो जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होगा वही वर्क का रेशियो होगा, यानी कि आंसर क्या होगा अपना? 1:3:5, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से सिंपली जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, सिंपली आप आंसर फाइंड कर सकते हो इसमें। अब ये काइनेमेटिक्स में बताया था मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, तो ये आपको याद रखना है, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चंस को काफी इजी कर देगा। और एक पॉइंट और बताया था आपको याद हो तो, कि पहले 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है? 5 मीटर होता है। 5 मीटर पहले 1 सेकंड में 5 मीटर नीचे गिरेगा, अगले 1 सेकंड में उससे 3 गुना, 1:3:5 है ना रेशो, तो अगले 1 सेकंड में 15 मीटर नीचे गिरेगा, फिर अगले 1 सेकंड में 25 मीटर नीचे गिरेगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आ रहा है स्पीड बढ़ती जा रही है, तो ज्यादा 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 और डिस्टेंस कवर करता जाएगा वो हर एक 1 सेकंड में, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉर्ड इज यूज्ड टू लोअर वर्टिकली ए ब्लॉक ऑफ मास m बाय ए डिस्टेंस d with constant downward acceleration g/4. वर्क डन बाय द कॉर्ड ऑन द ब्लॉक इज। एक ब्लॉक है उसको नीचे लेके जा रहे हैं, किसी रस्सी से बांध रखा है, कॉर्ड का मतलब है रस्सी। तो ये जो ब्लॉक है इसका मास दे रखा है क्या हमको? मास m एज्यूम कर लेते हैं, तो m मास है और इसको एक्सेलरेशन g/4 से, कितने एक्सेलरेशन से? g/4 एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। एक रस्सी से हमने कोई मास से अटैच कर दिया और फिर उसको धीरे धीरे ऐसे नीचे लेके जा रहे हैं विद एक्सेलरेशन g/4। ये क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है। ये बोला कि इस रस्सी के थ्रू कितना वर्क होगा। रस्सी के थ्रू कैसे वर्क होगा? तो रस्सी में एक टेंशन फोर्स होगा ना, उसके थ्रू किया गया वर्क आपको पूछा जा रहा है। रस्सी में जो टेंशन फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ। टेंशन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ दिखाई जाती है। तो ये जो रस्सी है इसमें टेंशन फोर्स होगा ऊपर की तरफ, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? नीचे की तरफ हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनके बीच का एंगल आपको पता चल गया है। यहाँ पे कितना लेना है? 180 डिग्री। भाई फोर्स किधर लग रहा है? टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर किया जा रहा है? डाउनवर्ड लेके जा रहे हैं ना इसको, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है। तो बताओ एंगल कितना हुआ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? 180 डिग्री हुआ। तो एंगल हमको पता चल गया। ठीक है जी। अब अगर हम ये फाइंड कर लेते हैं कि रस्सी में टेंशन फोर्स कितना है, तो हम इजीली फाइंड कर पाएंगे कि इसके थ्रू किया गया वर्क कितना होगा। ठीक है, पहले इसने ये बोला कि डी डिस्टेंस इसको हम नीचे लेके जा रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो इसने डायरेक्टली दे ही रखा है, उसकी कैलकुलेशन आपको करनी नहीं है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक का वो कितना है? डी के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट पता है, बस फोर्स कैलकुलेट कर लो, और फोर्स भी कौन सा? टेंशन फोर्स। तो ये तो एकदम सिंपल केस बन गया। अब ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं देख के बताओ। एक तो लग रहा है टेंशन फोर्स, एक लग रहा होगा नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इस पे जो नेट फोर्स बन रहा है वो नीचे की तरफ बन रहा होगा। कितना? mg माइनस टी के बराबर, क्योंकि mg ज्यादा है t से तभी तो ये नीचे जा पा रहा है। तो mg ज्यादा है t से, और कितना ज्यादा है? तो mg
माइनस टी करके आप नेट फोर्स जो इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हो। और ये जो नेट फोर्स होगा ये बराबर होना चाहिए बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो सिंपल सी इक्वेशन बन गई। यहां से टेंशन फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा टी इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। एम मैंने कॉमन लिया है, एम की वैल्यू एम ही रहने दो, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी बाई 4 पुट करो तो ये आएगा 3/4 mg के बराबर। ये आ गया टेंशन फोर्स। और वर्क कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे टेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। टेंशन फोर्स है 3/4 mg के बराबर, डिस्प्लेसमेंट d है और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री भी आएगा साथ में। cos 180 -1 तो ये आंसर आ जाएगा 3/4 mg d के बराबर। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट होगा यहां पे। ठीक है, आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, ए फोर्स F एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस x एज शोन इन फिगर। ठीक है, इस फिगर में ये दिखा रखा है द फोर्स इज इन न्यूटन एंड x इज इन मीटर। इसने पूछा है द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 6 मीटर इज। जो ऑब्जेक्ट है इसको x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 6 मीटर तक आपको डिस्प्लेस करना है और उसके लिए टोटल वर्क कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कौन सा ग्राफ दे रखा है यहाँ पे? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ दे रखा है। फोर्स दे रखा है न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है मीटर में। बहुत अच्छी बात है, आंसर जूल में निकल के आएगा इससे। ठीक है, जब भी आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ दे रखा हो और वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो क्या करते हैं हम? एरिया ऑफ द ग्राफ कैलकुलेट करते हैं। जो ग्राफ है और जो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है उसके बीच का एरिया हमको कैलकुलेट करना है। हमको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है यहां तक का। अब इस डायग्राम में आपको एक तो दिखेगा रेक्टेंगल और एक दिखेगा ट्राइंगल, तो आपको इन दोनों का एरिया कैलकुलेट कर लेना है। वो जो एरिया अपने पास निकल के आएगा वही क्या होगा? वर्क डन के बराबर होगा। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में एरिया ऑफ द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन को। एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ये किसके बराबर होता है? वर्क डन के बराबर होता है। इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे एरिया। देखो ये रेक्टेंगल है जिसकी हाइट तो दे रखी है 3 और विड्थ आपको दे रखी है 3, यानी कि 3 × 3 क्या आ गया? 9। और इसी तरीके से यहाँ पे इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है यहाँ पे 3 से लेके 6 यानी कि 3 और हाइट कितनी है? ये भी 3 के बराबर है। तो सॉल्व कर लो इसको, ये आएगा 9 + 4.5 यानी कि आएगा 13.5 जूल के बराबर। तो इतना वर्क होगा भाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंपल आपको ग्राफ दे रखा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोई भी ग्राफ दे रखा हो, सिंपली आपको उस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना है। वो हमेशा वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए फोर्स ऑफ F इक्वल टू 2x i k plus 2j k plus 3z square k cap is acting on a particle. Find the work done by this force in displacing the body from 1 to 3। ये पहला पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 3 6 1। ये सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यहां से यहां तक उसको डिस्प्लेस करना है। इस बार आपको जो फोर्स है वो x y और z इनकी फॉर्म में दे रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको टोटल वर्क कैलकुलेट करना है, जब भी फोर्स x y z इनकी टर्म्स में दे रखा हो तो फॉर्मूला यूज करेंगे Fx dx और इसमें x1 से लेके x2 जो पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब शुरुआत में और बाद में, वो लिमिट लगा के हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ऐसे ही आपको y वाले कोऑर्डिनेट के लिए करना है Fy dy, y1 से y2 की लिमिट लगानी है। ऐसे ही आपको z वाले कोऑर्डिनेट के लिए करना है, z1 से z2 की लिमिट लगानी है। देखो कैसे मैं वैल्यूज पुट करूंगा, ध्यान से देखना इसको। इनिशियल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 1 और जो फाइनल पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट है 3। तो 1 से लेके 3 तक इसको डिस्प्लेस करना है x एक्सिस के अलोंग। fx कितना है तो यहाँ पे देख लो, fx है यहाँ पे 2x के बराबर। i कैप को छोड़ दो, i कैप तो डायरेक्शन बता रहा है कि x कंपोनेंट है, 2x लेना है तो यहाँ 2x लिया, इनटू क्या करेंगे dx प्लस फिर fy कितना है यहाँ पे, j कैप का जो मल्टीपल है ना वो लिखना है, तो यहाँ पे 2 है और dy और लिमिट्स क्या लगाओगे बताओ देख के। तो इनिशियल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 2 और जो फाइनल पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट है 6, तो 2 से 6 की लिमिट लगा दो प्लस
जो z कोऑर्डिनेट है उसके लिए हम लिखेंगे तो ये k कैप का मल्टीपल है 3z स्क्वायर इंटू डी जेड आ जाएगा यहाँ पे, और जो लिमिट लगानी है वो 3 से लेके 1 की लगानी है, तो 3 से लेके 1 ये लिमिट पुट कर दी। बस इसको सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर है। कैसे सॉल्व करेंगे? इंटीग्रेशन आता है सबको? देखो 2 अलग किया और x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। लिमिट क्या लगाओगे? 1 से लेके 3। फिर यहाँ पे 2 कांस्टेंट अलग कर लिया, dy का इंटीग्रेशन y होगा, लिमिट 2 से लेके 6 की लगानी है। फिर यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, z का हो जाएगा, z स्क्वायर का हो जाएगा z क्यूब बाई 3, लिमिट्स पुट करेंगे 3 से लेके 1, ठीक है। ये 2 से 2 तो उड़ा ही देते हैं, इधर इधर 3 से 3 उड़ा देते हैं। अब मैं अपर लिमिट पुट कर रहा हूं इस पे, देखो ध्यान से, अपर लिमिट x की जगह पुट करनी है, तो ये 3 का स्क्वायर बनेगा यानी कि 9, माइनस करके फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे इसमें, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ऐसे लिमिट पुट करते हैं। फिर प्लस ये 2 कांस्टेंट है, इसको अलग कर लेता हूं, और y में लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट है 6 और माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर दो 2 में बाहर कांस्टेंट है इसलिए बाहर लिख चुका हूं, इसलिए मैंने 2 अलग कर लिया, सिर्फ y की लिमिट पुट करके सॉल्व कर देंगे। प्लस यहाँ पे 3 कैंसिल हो चुका है, z क्यूब यानी कि पहले अपर लिमिट पुट करो, 1 का क्यूब यानी 1 माइनस 3 का क्यूब यानी कि 27। इसको सॉल्व कर लो, जितना भी आ रहा है ये अपना आंसर है। ये आएगा 8, ये कितना आएगा? ये भी 8 आएगा क्योंकि ये 4 बन रहा है, 4 इंटू 2 यानी 8, तो 8 और 8 16, ये आएगा माइनस का 26, तो ये कितना आएगा? ये आएगा माइनस का 10 जूल के बराबर। तो फाइनल आंसर क्या है? माइनस 10 जूल, इतना वर्क हुआ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स ऑन ए सरफेस ऑफ म्यू इक्वल टू 0.4। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दे रखा है 0.4। कोई बॉडी है, उसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाना है किसी सरफेस के ऊपर, उस सरफेस और इस बॉडी के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये आपको दे रखा है 0.4 के बराबर। मास ऑफ द बॉडी m मान लेते हैं, जो कि आपको 4 किलोग्राम दे रखा है, 4 kg ब्लॉक है ये, ठीक है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इसको लेके जा रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेके जाना है। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसने बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इसको लेके जाना है, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ले जाने के लिए, ये पूछा जा रहा है। जैसे ये ब्लॉक मूव करेगा तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इसको रोकने की कोशिश करेगा, और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होना चाहिए? ये ब्लॉक स्लो हो जाना चाहिए। तो स्लो नहीं हो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नली फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहे। बात समझ में आई क्या? इसने बोला कि इसको कांस्टेंट रफ्तार से लेके जाना है, और 10 सेकंड के लिए, कितनी देर के लिए? 10 सेकंड्स के लिए। तो ये 10 सेकंड के लिए कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, और कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा 10 सेकंड में वो बराबर होगी s इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम के, यानी कि 5 इंटू 10 50 मीटर के बराबर ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो 50 मीटर दूर चला जाएगा ये, इनिशियल पॉइंट से कितना दूर चला गया? 50 मीटर। उस ड्यूरेशन में हमने इस पे जो फोर्स लगाया होगा वो किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन के, क्योंकि आपको किसको कैंसिल करना है? फ्रिक्शन फोर्स को, क्योंकि वो इसको अपोज कर रहा है। इसके मोशन का अपोजिशन कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जितना फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे डेवलप हो रहा होगा उतना ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो F एक्सटर्नल जो होगा वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो हम एक्सटर्नली फोर्स इधर लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएं और जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट रफ्तार से चलता रहे, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो ब्लॉक है वो कितना वेट फोर्स लगा रहा है सरफेस के ऊपर, ये होगा mg के बराबर, और इससे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n क्रिएट होगा। और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू मैंने म्यू इंटू एन लिखी है, तो एक्सटर्नल फोर्स जो कि फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है वो म्यू इंटू एन के बराबर लिखा जा सकता है, ठीक है। एन की वैल्यू किसके बराबर होगी? यहाँ पे mg के बराबर, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg के बराबर है। तो बताओ एक्सटर्नली आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? म्यू की वैल्यू 0.4, मास 4 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10 ले लो, कितना आएगा? 16 न्यूटन के बराबर। तो 16 न्यूटन का फोर्स आपने इसके ऊपर लगाया होगा इसकी स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए।
तो बताओ वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाया 16 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ 50 मीटर, बताओ क्या आएगा 800 जूल के बराबर वर्क डन आएगा। तो 800 जूल आपने वर्क किया इसको 10 सेकेंड के लिए मूव करवाने के लिए विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, आसान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M ऑन द टेबल। ये एक चेन है जिसकी टोटल लेंथ L बता रखी है, लेकिन उसका जो हैंगिंग पार्ट है वो है L/3 लेंथ का, तो इसको टेबल के ऊपर लेके आना है। तो इसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमको पूछा जा रहा है। अब ये जो चेन है इसकी लेंथ कितनी है L/3 और टोटल मास जो चेन का दे रखा है वो है M, यानी L लेंथ की चेन है उसका मास कितना है M के बराबर है। तो ये कितना पार्ट इसका लटका हुआ 1/3, तो 1/3 पार्ट का जो मास होगा उसको मैं M डैश बोल देता हूं, वो बराबर होगा M/3 के बराबर 1/3 होगा। सिंपल सी बात है भाई, टोटल लेंथ L है तो मास M है, 1/3 पार्ट होगा तो मास कितना होगा M/3 के बराबर होगा। तो ये वाला जो पार्ट है इसका मास है M डैश इक्वल टू M/3, ये चीज हमको पता चल गई। अब इतने इतने पार्ट को आपको टेबल के ऊपर लेके जाना है, स्मूथ टेबल है तो फ्रिक्शन वगैरह तो होगा नहीं यहाँ पे, तो इसको ऊपर ले जाने में कितना वर्क होगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना फोर्स इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है, और कितना इसका डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लास्ट वाली कड़ी है इस चेन की, ये वाली कड़ी, इसको सबसे ज्यादा डिस्प्लेस करना पड़ेगा L/3, और जो जस्ट यहाँ पे जो कड़ी है इस चेन की इसको बस थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है, ये टेबल पे पहुंच जाएगी। यानी कि हर एक जो कड़ी है, हर एक जो पार्ट है इसका, उसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, उससे काफी इजीली आप इसको सॉल्व कर लोगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट लगाया करो। आप ये मान लो कि ये जो L/3 पार्ट है इस चेन का, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बीच में यहाँ पे एकदम कितना दूरी पे, तो इस टॉप वाले पॉइंट से ये अगर टोटल लेंथ L/3 है तो इसका हाफ कर दो, यहाँ पे इसका टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जाएगा, और ये जो डिस्टेंस होगी टॉप वाले पॉइंट से यानी टेबल के टॉप से ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, तो L/3 का हाफ यानी कि L/6 के बराबर। कितना आएगा L/6 के बराबर। अब आपको पता है कि ये जो इतना इतना पार्ट है इसका मास कितना है M/3, तो इसका वेट फोर्स कितना बनेगा, जो नीचे लग रहा होगा वो बनेगा M/3 इंटू जी, ठीक है, M/3 इंटू जी। और अब इसके सेंटर ऑफ मास को कितना ऊपर लेके जाना है, L/3 हाइट ऊपर लेके जाना है। तो फोर्स आपको पता चल गया कि mg/3 इसके ऊपर चेन के इस वाले पार्ट के ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसको ऊपर लिफ्ट करना है तो इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा वो M/3 g के बराबर होगा। पहली बात तो ये, और डिस्प्लेसमेंट कितना करना पड़ेगा, तो कितनी हाइट ऊपर लेके जाना है इसको L/6। तो बताओ वर्क कितना हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हुआ, फोर्स लगाया आपने M/3 इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट किया L/6, बताओ आंसर क्या आएगा mgL/18। इतना आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। कितना आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया, mgL/18 अपना आंसर होगा। अदरवाइज क्या करना पड़ता, इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ता है इसमें। आप ये मानते हैं कि इस कड़ी का एक छोटी सी कड़ी मान लो यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट से, मान लो कि x दूरी के ऊपर मान लो कि एक छोटी सी कड़ी है जिसका मास है dm, जिसके ऊपर वेट फोर्स लग रहा होगा dm इंटू जी, उसको ऊपर लिफ्ट करना है तो एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो dm इंटू जी के बराबर होगा। फिर उसको कहां से कहां तक ले जाना है, तो वो जो कड़ी है वो यहां से लेके यहां तक कहीं भी हो सकती है, तो आपको लिमिट लगानी है फिर कि 0 से L/3, 0 से लेके L/3 इतना डिस्टेंस के बीच में ये कड़ियां हैं, तो 0 से L/3 की लिमिट लगा के फिर उसका इंटीग्रेशन करो, फिर dm की वैल्यू m और l के टर्म्स में पुट करके सॉल्व करो। फाइनल आंसर ये निकल के आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी अपनी, बस इतना ही फर्क है। तो इसको आप इजीली सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लो, ठीक है ना, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 0.36 किलोग्राम ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ये बोल रहा है कि यहाँ पे दो ब्लॉक है, एक का मास है m1 जो कि 0.36 किलोग्राम के बराबर है, और दूसरा मास है m2 जो कि 0.72 किलोग्राम के बराबर है। ये बोल रहा है कि इस 0.36 किलोग्राम मास के ऊपर जो स्ट्रिंग है, जो रस्सी है, उसके थ्रू कितना वर्क होगा ये कैलकुलेट करके बताओ।
अब रस्सी कैसे वर्क करेगी, तो रस्सी में जो टेंशन फोर्स क्रिएट होगा उस टेंशन फोर्स के थ्रू जो वर्क होगा वो आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे। कभी कभी तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन में बता देता है कि टेंशन फोर्स के थ्रू कितना वर्क हुआ वो कैलकुलेट करके बताओ। कई बार ऐसे नहीं बताएगा, आपको बोलेगा स्ट्रिंग के थ्रू या कॉर्ड के थ्रू कितना वर्क हुआ ये कैलकुलेट करके बताओ। तो आपको टेंशन फोर्स के थ्रू कितना वर्क हुआ रस्सी के अंदर वही आपको बताना होता है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो मास है ये कम है और ये वाला मास ज्यादा है, यानी कि ये वाला मास ऊपर जा रहा होगा किसी एक्सेलरेशन ए से और ये नीचे आ रहा होगा किसी एक्सेलरेशन ए से। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा लेकिन ये ऊपर जा रहा होगा वो नीचे आ रहा होगा। ठीक है, रस्सी में कुछ टेंशन भी होगा टी। ठीक है, टेंशन फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ दिखाते हैं, इस ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ ऊपर की तरफ दिखाएंगे, पुली की तरफ से देखेंगे तो इससे बाहर की तरफ नीचे की तरफ दिखाएंगे। उसके रेस्पेक्ट में टेंशन फोर्स होगा ऊपर की तरफ, पुली के रेस्पेक्ट में टेंशन फोर्स होगा नीचे की तरफ, ऐसे इसके लिए। तो टेंशन फोर्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर आप देख लो कि टेंशन फोर्स और ये जो ब्लॉक है क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टेंशन फोर्स के अलोंग ही होगा। इसका मतलब टेंशन फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी कि जो टेंशन है और जो डिस्प्लेसमेंट है अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना मान लेंगे यहाँ पे 0 डिग्री। थीटा मतलब एंगल बिटवीन टेंशन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों क्या होंगे मतलब सेम डायरेक्शन में, इसलिए एंगल बनेगा 0 डिग्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या। अब आपको पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा टेंशन फोर्स कितना है इसमें, रस्सी में टेंशन कितना है, और फिर दूसरी चीज ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितने टाइम की ये बात कर रहे हैं, द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज्ड। मतलब दोनों आपने मास ऐसे पकड़ के रखे हुए थे, जैसे ही छोड़ा तो ये जो हल्का वाला मास है यानी 0.36 किलोग्राम ये ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा और ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आपने इनको छोड़ा उसके 1 सेकेंड बाद में आपको बताना है कि 1 सेकेंड में कितना वर्क हुआ, 1 सेकेंड के ड्यूरेशन में आपको बताना है रिलीज करने के बाद में। तो टाइम आपको दे दिया इसने, टाइम ड्यूरेशन लेना है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में ये ब्लॉक कितना ऊपर जाएगा ये हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। फिर फॉर्मूला अप्लाई करके फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वो आप फॉर्मूला अप्लाई करके वर्क डन कैलकुलेट कर लोगे, ये आपको करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें टेंशन कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये जो पुली और ब्लॉक वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको पता है सबसे पहले हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है सिस्टम का। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले नेट फोर्स देखा जाएगा जो सिस्टम पे लग रहा होगा। ये वाला मास ज्यादा है ये वाला मास कम है, तो इधर जो वेट फोर्स लगेगा m2g वो ज्यादा होगा और इधर जो वेट फोर्स लगेगा m1g वो कम होगा। तो m2g में से m1g माइनस किया जाएगा। माइनस क्यों किया, क्योंकि जब ये नीचे जा रहा होगा तो ये वाला जो वेट फोर्स है ये उसका अपोज करेगा। तो जो नेट फोर्स बनेगा सिस्टम के ऊपर नीचे लाने के लिए वो बनेगा m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम जो कि m1 प्लस m2 के बराबर होगा। बस वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो इसको। जैसे m2 कितना है 0.72 इंटू जी की वैल्यू लेते हैं 10 और m1 है 0.36 जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 0.36 प्लस 0.72। ये आपको सॉल्व करना है। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा सॉल्व करोगे तो ये पूरा सॉल्व करने पे आएगा 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। आप इसको सॉल्व कर लेना चाहे ये आंसर आएगा। तो ये आ गया अपने पास में एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब आपको कैलकुलेट करना है कि रस्सी में टेंशन फोर्स कितना है। तो टेंशन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जैसे इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। इस पे नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स m1g, ऊपर की तरफ लग रहा है t। अब क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब t ज्यादा है m1g से। कितना ज्यादा है, तो t माइनस m1g। ये करके आपने नेट फोर्स कैलकुलेट कर लिया जो ऊपर की तरफ इस ब्लॉक पे लग रहा होगा। ये बराबर होना चाहिए इस ब्लॉक के मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा, टेंशन फोर्स निकल के आ जाएगा। ये इधर जाएगा तो m1 इंटू जी प्लस ए बन गया ये फॉर्मूला। कैलकुलेट कर लो इसको, t आ जाएगा अपने पास m1 कितना है 0.36, g की वैल्यू 10 और एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया था वो 10/3 है। तो 10/3 पुट कर देंगे यहाँ पे। कितना आएगा सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.12 इंटू इधर आएगा ये 40। तो ये आएगा 4.8 न्यूटन के बराबर। यहां पे जो टेंशन फोर्स होगा ना रस्सी के अंदर वो 4.8 न्यूटन निकल के आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद में। अब टेंशन फोर्स अपने पास आ गया। अब ये कैलकुलेट करो कि ये कितना ऊपर जाएगा 1 सेकेंड के अंदर। तो शुरुआत में जब इसको छोड़ा गया था तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इसकी 0।
पहले तो ये दोनों रेस्ट में थे, जैसे ही छोड़ा तो हल्का वाला मास ऊपर चलना स्टार्ट हो गया और भारी वाला मास नीचे। तो ये वाला जो मास है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। टाइम कितना दे रखा है, 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है इसका ऊपर जाने का, 10/3। तो ये तीन चीजें हमको पता है यहाँ पे, तो इजीली बता सकते हो कि ये कितना ऊपर जाएगा। कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, S = ut प्लस हाफ at²। सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा दो, S फाइंड कर लो, u की वैल्यू 0 तो ये 0 बन गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 10/3 ले लो और टाइम दिया है 1 सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट आएगा सॉल्व करोगे तो 10/6 यानी कि 5/3 लिख देते हैं इसको, 5/3 मीटर। तो ये आ गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन के लिए क्या करना है, टेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब जब आप डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है और टेंशन फोर्स भी इसके ऊपर की तरफ लग रहा है, दोनों के डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, टी डॉट एस को ओपन करेंगे तो आएगा टी इंटू एस इंटू कॉस थीटा। टी की वैल्यू कितनी है 4.8 न्यूटन, एस यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 5/3 इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है 0 डिग्री। बताओ आंसर क्या आएगा, ये पूरा सॉल्व करेंगे ना तो ये 8 जूल के बराबर आएगा। तो फाइनल आंसर क्या है 8 जूल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आया समझ में, क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इन द टाइम इंटरवल t = 0 टू t = 5 सेकेंड। 0 से 5 सेकेंड के ड्यूरेशन में, शुरुआत में ये ब्लॉक रेस्ट में है, फिर इसके ऊपर ये फोर्स लग रहे हैं, तो 0 से 5 सेकेंड के ड्यूरेशन में इसके ऊपर कितना वर्क होगा ये हमको कैलकुलेट करके बताना है। ये एंगल मान लो 37 डिग्री है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा किसके थ्रू वर्क डन बताना है, फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू। पहले ये चेक कर लेते हैं कि जो ब्लॉक है उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है दोनों सरफेस के बीच में। फिर ये देखेंगे कि आगे ले जाने वाला फोर्स कितना है, पहले वो चेक करना पड़ेगा ना कि ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, वो सारी कंडीशंस। तो पहले तो हम इस 10 न्यूटन के कंपोनेंट कर लेते हैं समझने के लिए। 10 न्यूटन का इधर जो 37 डिग्री एंगल पे कंपोनेंट आएगा ये आएगा 10 cos 37 डिग्री। cos 37 होता है 4/5 यानी कि आएगा 8 न्यूटन। दूसरा जो कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ आएगा 10 sin 37 डिग्री, sin 37 होता है 3/5, ठीक है, तो ये बनेगा 6 न्यूटन के बराबर। तो जो 10 न्यूटन है उसके दो कंपोनेंट हो गए, 6 न्यूटन ऊपर की तरफ और 8 न्यूटन आगे की तरफ। तो जो फोर्स इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो होगा 8 न्यूटन के बराबर। ये अप्लाइड फोर्स मान सकते हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो अप्लाई किया जा रहा है इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए, ठीक है। अप्लाइड फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना है 8 न्यूटन के बराबर है, ये पता चल गया यहाँ पे। अप्लाइड फोर्स कितना है 8 न्यूटन के बराबर, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ये जितने भी फोर्स दे रखे हैं इन फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए और वेट फोर्स को भी साथ में इंक्लूड करना है, उनको ध्यान में रखते हुए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करो, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। ये जो 2 किलोग्राम ब्लॉक है इसका मास है 2 किलोग्राम, तो इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg यानी कि 2 × 10 20 न्यूटन नीचे की तरफ, साथ में 10 न्यूटन और दिखा रखा है, ये भी नीचे की तरफ ही लग रहा है। फिर ये 6 न्यूटन ऊपर की तरफ दिखा रखा है। फिर जो जितना भी नेट फोर्स नीचे की तरफ इसके ऊपर बनेगा ब्लॉक के ऊपर, उससे एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ डेवलप होगा जिसको मैं एन बोल देता हूं। तो ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स दो हैं यहाँ पे, एक तो एन लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एक लग रहा है 6 न्यूटन इस फोर्स का एक कंपोनेंट। तो ये दोनों मिलके इस ब्लॉक पे जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहे हैं इनको बैलेंस कर रहे होंगे। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है n + 6 और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहे हैं वो है 10 + 20 यानी कि 30। तो n कितना आएगा, तो ये 30 में से 6 माइनस कर दो, 24 न्यूटन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पे दे रखा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब जो मैक्सिमम फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में डेवलप हो सकता है, क्या होता है उसका फॉर्मूला म्यू × n। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, n की वैल्यू है 24, आंसर क्या आएगा 12 न्यूटन।
मतलब जो मैक्सिमम फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में डेवलप हो सकता है वो 12 न्यूटन है। अप्लाइड फोर्स कितना है? 8 न्यूटन के बराबर है। अप्लाइड फोर्स कितना? 8 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना डेवलप हो सकता है मैक्सिमम? 12 न्यूटन के बराबर। तो क्या ब्लॉक मूव कर पाएगा? नहीं मूव करेगा। क्यों? क्योंकि अप्लाइड फोर्स जो मैक्सिमम फ्रिक्शन दोनों सरफेस के बीच में डेवलप हो सकता है उससे कम है। जब भी अप्लाइड फोर्स कम हो ना, अप्लाइड फोर्स कम हो, किससे कम हो? लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो उस कंडीशन में ब्लॉक मूव ही नहीं कर पाता। हियर एफ अप्लाइड इज लेस देन फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ एल लिख रहा हूं इसको मैं। तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इससे कम है, तो इसका मतलब ब्लॉक डज नॉट मूव। और जब ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा तो उस कंडीशन में कुछ वर्क होगा क्या? वर्क होने के लिए जरूरी है कि ऑब्जेक्ट का मूव होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट मूव करना जरूरी है। सो दैट डिस्प्लेसमेंट एस विल बी 0 एंड वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू 0। वर्क डन होगा 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई भी वर्क नहीं होगा अभी फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इस ऑब्जेक्ट को मूव ही नहीं करने दे रहा। अगर ये मूव कर रहा होता आगे और फ्रिक्शन पीछे लग रहा होता तो फिर हम ये देखते कि ये कितना मूव कर पा रहा है 5 सेकंड के अंदर। फिर वो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई कर देते, तो अपने पास फ्रिक्शन के थ्रू किया गया वर्क आ जाता, फिर ये करना पड़ता।